ये कहानी है भारत के पहले सम्राट की। एक ऐसे नौजवान की जो गुमनामी से उठकर प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माता बना। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सवाल ये उठता है कि बिखरे हुए राज्यों वाले उस देश में एक अकेले इंसान ने आखिर ऐसा क्या किया कि इतिहास में पहली बार पूरा उपमहाद्वीप एक हो गया। आज के इस विश्लेषण में चलिए इसी महागाथा को समझते हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सिकंदर महान का आक्रमण हो चुका था और उसने उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन पैदा कर दिया था। पूरे इलाके में उथल-पुथल मची हुई थी। चंद्रगुप्त की अपनी कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही वो अनाथ हो गए, उन्हें छोड़ दिया गया। वो किस वंश के थे, इस पर भी आज तक बहस होती है। कोई कहता है कि वो क्षत्रिय थे, तो कोई कहता है कि उनकी माँ एक दासी थी। सच जो भी हो, उनका बचपन एक चरवाहे के घर में बीता और फिर उन्हें एक शिकारी को बेच दिया गया। मतलब एक सम्राट की ऐसी साधारण शुरुआत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। इस लड़के की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसका दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन दिल बदले की आग में जल रहा था। और बस इसी एक मुलाकात ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। और यहीं से बनी वो जोड़ी जिसने इतिहास लिख दिया। एक तरफ थे चंद्रगुप्त, एक पैदाइशी लीडर जिनमें गजब का करिश्मा और मिलिट्री टैलेंट था, और दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक विद्वान ब्राह्मण जिन्हें नंद राजा ने बुरी तरह अपमानित किया था और वो अब बस बदला लेना चाहते थे, एक नया सिस्टम बनाना चाहते थे। तक्षशिला में चाणक्य ने इस युवा को तराशा और उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की कसम खाई। तो अब देखते हैं कि इस जोड़ी ने क्या कमाल किया। देखिए, उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी मगध से राज कर रहा नंदवंश, जो अमीर तो बहुत था लेकिन लोगों के बीच उतना ही बदनाम भी था। लेकिन देखिए, सत्ता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। शुरू में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब चाणक्य को समझ आया कि सीधे टकराने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का रास्ता अपनाया, और आखिरकार लगभग 321 ईसा पूर्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर नंद वंश का खात्मा कर दिया। पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। करीब 305 ईसा पूर्व में उनका सामना हुआ सिकंदर के जनरल सेल्यूकस से। इस जंग का नतीजा क्या निकला? एक ऐतिहासिक शांति संधि। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत एक बहुत बड़ा इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया। साथ ही एक शादी का गठबंधन भी हुआ, और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी तोहफे में दिए। ये हाथी उस जमाने के टैंक की तरह थे, एक जबरदस्त मिलिट्री पावर। अब देखिए, एक साम्राज्य जीत लेना एक बात है, पर उसे चलाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब चंद्रगुप्त के एक विजेता से एक प्रशासक बनने के सफर को समझते हैं। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ी सेना। और जब मैं कहता हूं बड़ी, तो मेरा मतलब है बहुत बड़ी। रोमन लेखक प्लिनी के मुताबिक मौर्य सेना में पैदल सैनिकों की संख्या थी 6 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। और ये तो सिर्फ पैदल सैनिक थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 9000 युद्ध हाथी थे। ये उस समय के सबसे खतरनाक हथियार थे। आप इन्हें जीवित युद्ध मशीनें भी कह सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की फौज रखना ही अपने आप में सत्ता का एक बहुत बड़ा सिंबल था। लेकिन सिर्फ नंबरों से जंग नहीं जीती जाती। इस सेना के असली ताकत थी इसका मैनेजमेंट। पूरी सेना को 30 अधिकारियों की एक काउंसिल चलाती थी, जो 6 अलग-अलग बोर्ड में बंटी थी। हर बोर्ड का अपना काम था। कोई नेवी देखता था, तो कोई सप्लाई और ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, हाथी, रथ, सबके लिए अलग मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही मॉडर्न और एफिशिएंट सिस्टम था। और इस पूरे सिस्टम का जो ब्लूप्रिंट था वो हमें मिलता है चाणक्य की लिखी किताब अर्थशास्त्र में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का एक पूरा मैनुअल है, जिसमें टैक्स कैसे लेना है से लेकर एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क कैसे चलाना है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ अभी बाकी था। ये उनकी जीत के बारे में नहीं, बल्कि उनके सब कुछ छोड़ देने के बारे में है। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थे,
50 की उम्र के आसपास चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। जैन संत भद्रबाहु उनके गुरु बने और यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। जरा सोचकर देखिए, एक सम्राट जिसने सब कुछ हासिल किया, वो अब सब कुछ छोड़ने जा रहा था। लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया, राजसी कपड़े उतारे और एक साधारण जैन भिक्षु बनकर दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गए। और वहीं उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक तपस्वी की तरह ध्यान और उपवास करते हुए बिताई। उनके इस त्याग का असर इतना गहरा था कि सदियों बाद 12वीं सदी के एक शिलालेख में लिखा गया कि चंद्रगुप्त ने ऐसा पुण्य कमाया कि जंगल के देवता भी उनकी पूजा करते थे। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। मजे की बात यह है कि उस समय के जो यूनानी लेखक थे, जो उनके दरबार में भी थे, वो उनके जैन धर्म अपनाने का कोई जिक्र नहीं करते। ये एक ऐतिहासिक पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में चंद्रगुप्त हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत क्या है? उनका असर उनकी जीतों और उनकी तपस्या से कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे पहले तो वो भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने वाले पहले शासक थे। उन्होंने जिस मौर्य वंश की नींव रखी, उसने 130 साल से भी ज्यादा राज किया और इसी वंश में उनके पोते अशोक महान हुए। उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम आने वाले कई साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बना और उनकी जीरो से हीरो बनने की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। और उनकी विरासत कितनी जिंदा है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो आज भी हमारी आंखों के सामने है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ, वो एक मौर्य प्रतीक ही तो है। ये सीधा कनेक्शन दिखाता है कि उनके राजवंश का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो अंत में चंद्रगुप्त की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक लीडर का असली पैमाना क्या है? वो साम्राज्य जो वो बनाता है या वो शक्ति जिसे छोड़ने का वो साहस रखता है?